हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था, तो उसके इस अगले पार्ट को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये सेशन जो है इस टॉपिक का सारा शानदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। चलिए, आज का हमारा देखिए पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, आदर्श विलयन क्या है और इसकी विशेषताओं को लिखे। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्श विलयन क्या होता है और इसकी विशेषताओं को लिखें। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि वैसे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि वैसे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाता है। जैसे में हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में इसका इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, ये दोनों इसका क्या हो गया, उदाहरण। अब हम लोग जानेंगे इसकी विशेषता। तो चलिए, सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा इसी में इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि आदर्श विलयन की विशेषता क्या क्या होती है। तो पहला इसकी विशेषता जो होती है वो होती है कि आदर्श विलयन सभी तापों एवं सांद्रणों पर क्या करती है, राउल्ट के नियम का पालन करती है, जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा। दूसरा इसकी विशेषता है देखिए कि आदर्श विलयन के बनने में भाग लेने वाले दोनों द्रवों की रासायनिक संरचना क्या होती है, एकदम ही समान होती है। और तीसरा हमें इसमें जानना है कि आदर्श विलयन के बनने में ऊष्मा परिवर्तन यानी कि डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा एच बराबर 0। ठीक है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। अब इसमें जानना है, चौथा टॉपिक हमारा इसमें है कि आदर्श विलयन के बनने में आयतन परिवर्तन भी नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं डेल्टा वी बराबर 0, यानी डेल्टा वी यानी वॉल्यूम आयतन बराबर 0, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ बराबर, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 0। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक का चारों टॉपिक, विशेषता और परिभाषा। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक देखिए हमारा इसमें है अनादर्श विलयन। अभी हम लोगों ने पढ़ा आदर्श विलयन, अब हमारा ये टॉपिक आ गया अनादर्श विलयन क्या है और इसकी विशेषताओं को लिखें। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श में क्या था, वो जो था आदर्श विलयन में कि वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसमें पालन नहीं करता, अनादर्श या क्या कहलाएगा, वास्तविक विलयन कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में इसका कह सकते हैं, उदाहरण में जल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का विलयन या फिर बेंजीन एवं मेथेनॉल का विलयन, ये था इसका उदाहरण। ठीक है, अब इसके विशेषता को जान लेते हैं। उसमें तो हम लोगों ने 4 विशेषता पढ़ा था, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं वो हम लोग जानते हैं बारी बारी से। पहली इसकी विशेषता है कि अनादर्श विलयन सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। उसमें था करते हैं, इसमें है नहीं करते हैं। फिर दूसरा है इसमें भाग लेने वाले अवयवों की रासायनिक संरचनाएं समान नहीं होती है, उसमें था समान होती है। तीसरा इसमें है कि दोनों द्रवों को परस्पर मिश्रित किए जाने पर, मतलब दोनों को परस्पर मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन अवश्य ही होता है, अर्थात डेल्टा एच बराबर नॉट 0 होता है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि दोनों को मिलाने पर परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 0 नहीं होता है, कुछ परिवर्तन उसमें होता है। इसलिए हम लोग का यहाँ पे डेल्टा एच बराबर क्या हुआ, 0। वहाँ पे हमारा हो रहा था डेल्टा एच बराबर 0, यहाँ पे डेल्टा एच बराबर नॉट 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक और विशेषता है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, चौथी विशेषता। उसमें भी हम लोगों ने 4 विशेषता पढ़ा था, इसमें भी हमारी 4 विशेषता। चौथी हमारी ये देखिए कि अनादर्श विलयन का आयतन अवयवी द्रवों के आयतन की तुलना में भिन्न होते हैं, मतलब ये भी क्या होता है, बदल जाता है, यानी कि डेल्टा वी बराबर नॉट 0, 0 नहीं रहता, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसकी 4 विशेषताएं। अब हम लोग जानेंगे अगले टॉपिक में देखिए कि अनादर्श विलयन के प्रकार। तो इसके कुछ प्रकारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए अनादर्श विलयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऋणात्मक विलयन, इंग्लिश में कह सकते हैं निगेटिव डेविएशन। ठीक है, दूसरा है धनात्मक विलयन, पॉजिटिव डेविएशन।
ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी छोटा सा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी वीवीआई टॉपिक आगे आने वाला है, तो आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए अगला बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि तनु विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म क्या है और प्रमुख अनुसंख्य गुणधर्मों को लिखें। सबसे पहला क्या पूछा हमें, तनु विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो इसके परिभाषा को हम लोग जानते हैं। देखिए इसका परिभाषा होगा कि विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलेय के बारे में हम लोगों ने पहले पार्ट में ही पढ़ लिया था कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और कणों के आकार या रासायनिक प्रकृति पर नहीं करता है। ठीक है, फिर से पढ़ रहे, देखिए विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और कणों के आकार या रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए विलयन के 4 प्रमुख अनुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। देखिए हमसे प्रश्न पूछा था कि प्रमुख अनुसंख्य गुणधर्म को लिखें, तो विलयन के 4 प्रमुख अनुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला, ठीक है, देखिए 4 होता है, बारी बारी से जान लेते हैं हम लोग। पहला होता है विलयन का परासरणी दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एक प्रश्न तो एग्जाम में कंफर्म है कि बनता है। दूसरा हमारा है वाष्प दाब का अवनमन यानी कि लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तीसरा हमारा है क्वथनांक का उन्नयन यानी कि इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और चौथा हमारा है हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये था इसका 4 टॉपिक यानी विलयन के 4 प्रमुख अनुसंख्य गुणधर्म। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग इसके बारी बारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसका सबसे बेहतरीन पार्ट ये है, देखिए पढ़ना है हमें कि बर्फले एवं हार्टले विधि द्वारा विलयन का परासरणी दाब मापने में कौन कौन से लाभ होते हैं। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि बर्फले एवं हार्टले विधि द्वारा परासरणी दाब कैसे ज्ञात करते हैं। ये भी हमें आगे पढ़ना है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका देखिए टॉपिक का आंसर होगा कि बार्फले एवं हार्टले विधि द्वारा विलयन का परासरणी दाब मापने से निम्नांकित लाभ होते हैं। ठीक है, क्या क्या लाभ होते हैं ये हम लोग जानेंगे। 4 लाभ होते हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको। पहला हमारा होता है कि इस विधि द्वारा जो होता है परासरणी दाब के मापने में कम समय लगता है यानी समय की बचत होती है। दूसरा हमारा इसमें कह रहा है कि झिल्ली के दोनों तरफ समान दाब लगने के कारण, इस झिल्ली के दोनों तरफ समान दाब लगने के कारण उसके फटने का भय नहीं होता है, मतलब डर नहीं होता है कि वो फटेगा। तीसरा हमारा कह रहा है इसमें कि इसमें विलयन सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें विलयन के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और चौथा कह रहा है कि इस विधि के द्वारा काफी ऊंचा दाब को भी क्या है मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये था बार्फले एवं हार्टले विधि द्वारा विलयन का परासरणी दाब मापने का लाभ। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इसमें है, देखिए हमारा ये वाला कि क्वथनांक का उन्नयन ये क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। काफी ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम वीवीआई कर रहे हैं। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, जैसे कि हम लोग 9-10 में पढ़े थे। और जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिश्रित किया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता उसे क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिश्रित किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है, परंतु विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, काफी इजी था। अगर जो भी बच्चे इसके पहले पार्ट को नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, वहां पे विलेय के बारे में विलायक के बारे में सब कुछ हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं क्या हमें पढ़ना है।
अगला टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए हमें पूछा गया कि क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम को लिखें। बहुत ही शानदार प्रश्नों में से एक है, कई बार ये एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। सन 1871 ईस्वी में राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, क्वथनांक का उन्नयन का नियम दिया था, ठीक है। राउल्ट का नियम के नाम से जाना जाता है। सन 1871 ईस्वी में राउल्ट ने क्वथनांक के उन्नयन के लिए 2 नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया था, जिसे क्वथनांक उन्नयन के संबंध में राउल्ट का नियम कहा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे वो 2 नियम क्या थे, ठीक है। चलिए जानते हैं अब हम लोग उस नियम को। प्रथम नियम देखिए क्या था। प्रथम नियम उनका था कि किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलेय के सांद्रण का क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं डेल्टा टीबी समानुपाती सीएम, जहां टीबी क्या है तो क्वथनांक का उन्नयन है और सीएम किसे हम लोगों ने माना, विलेय का सांद्रण। फिर से पढ़ रहे, देखिए प्रथम नियम कि किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन जो है विलेय के सांद्रण का क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती सीएम। टीबी यहाँ क्या हो गया, ये टीबी हम लोगों ने माना क्वथनांक के उन्नयन को और सीएम हम लोगों ने माना विलेय के सांद्रण को। तो हम लोग कह सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी सीएम, जहाँ पे देखिए के बी क्या है, एक कांस्टेंट है। क्लियर है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वथनांक स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके द्वितीय नियम पे। देखिए इसका दूसरा नियम क्या कहता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय नियम कहता है कि यदि विभिन्न पदार्थों की समान्विक मात्राओं को एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घुलाई जाती है तो सभी विलयनों के क्वथनांक का उन्नयन समान होते हैं। देखिए समझेंगे अच्छे से कि यदि विभिन्न पदार्थों की दो से अधिक पदार्थ या विभिन्न पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थों की समान्विक मात्राओं, ठीक है, समान्विक मात्राओं को एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में, एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घुलाई जाती है, ठीक है। अलग अलग जब घुलाई जाती है तो सभी विलयनों के क्वथनांक का उन्नयन जो है वो समान हो जाता है, यानी कि समान होते। ये इसका क्या था, दूसरा नियम था, ठीक है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा आप लोग का। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके अगले टॉपिक पे, थोड़ा सा और इधर पढ़ना है। चलिए इसमें थोड़ा सा पढ़ना है हमें। देखिए चौथा टॉपिक हमारा हिमांक का अवनमन, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए जानते हैं ये क्या होता है। तो जिस निश्चित ताप पर, इसकी देखिए परिभाषा क्या होगी, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहा जाता है। और जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिश्रित किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, विलयन का हिमांक भी है विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, जैसा कि हम लोग का इसके पहले वाले टॉपिक में बोला था, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से पढ़ रहे हैं कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उस द्रव का हिमांक कहा जाता है। और जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिश्रित किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ ही साथ विलयन का हिमांक भी क्या हो जाता है, विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो ये चारों टॉपिक क्लियर हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हैं अब आज के इस नेक्स्ट टॉपिक पे। एक और लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिकों में से एक है। लास्ट है हमारा कि वांट हॉफ गुणक, यानी कि वांट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं हम लोग कि क्या हमारा इसकी परिभाषा होनी चाहिए कि वांट हॉफ ने विलयन के असामान्य आचरण को दिखलाने के लिए, उसके असामान्य आचरण को दिखलाने के लिए एक गुणक निकाला जिसे वांट हॉफ
गुणक कहते हैं। इसके अनुसार देखिए क्या होता है कि वान 't हॉफ गुणक जो है विलयन के प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म एवं सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। इसे आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आई बराबर कह सकते हैं प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म, ये वाला देखिए प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म एवं सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म, नीचे क्या हो गया सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म के अनुपात यानी बटे के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक केमिस्ट्री के अध्याय 2 का। ठीक है, तो आगे इसके अगले पार्ट के लिए आप लोग वेट करिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के साथ, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।